आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस्लामिक वर्ल्ड और भारत के रिलेशंस की बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है इस्लामिक, जितने भी इस्लामिक देश है भारत के लिए। हम सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, पाकिस्तान के बाद डेफिनेटली दूसरा ऐसा देश है। और अभी भी भारत ओआईसी का हिस्सा नहीं है, बट ठीक है, फेयर इनफ, क्योंकि लगता है कि भारत एक इस्लामिक देश नहीं है, बट मुस्लिम्स तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट की दोस्तों मैं बात करूँगा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भारत अभी थोड़ा सा अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। इसमें डेफिनेटली चाइना ने एंट्री मारी है, तो बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की बात करेंगे। आप ऐसा बोलोगे कि सामने वाला ढेर, आपको करना क्या है, आपको बस ये कोर्स लेना है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगी। इस तरीके के कोर्स 40 से 50 हज़ार के आते हैं। साइकोलॉजिस्ट के से सेशन ही आपका 1000 से लेकर 1500 तक लगता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये 300 रुपये में लाए हैं। 18 तारीख से क्लास शुरू होगी। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव क्लास होगी। 1 से 1.5 घंटे के सेशन होंगे, एक एक, यानी कि 10 से 15 घंटे का पूरा मॉड्यूल है। पब्लिक स्पीकिंग, NLP, EFT, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, सब बताएंगे। मतलब आप समझिए कि इंटरव्यू GD यूं आप निकालोगे। तो देर किस बात की, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। आप इसको लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। 18 अप्रैल को मिलते हैं। बहुत जल्द अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। तबीयत एक तो सही नहीं है यार। ये आप देख सकते हो, गल्फ कंट्रीज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज में दोबारा से शुरू करो, उसकी शुरुआत यहीं से ही है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बीबीसी की रिपोर्ट ये कह रही है, जैसे अभी भारत ने काफ़ी कुछ किया भी है। सेपा की बात करें, फिर उसके बाद एनर्जी के क्षेत्र में ओमान, UAE, इन सब के साथ कॉपरेशन। बिजनेस के क्षेत्र में भाई UAE आया, श्रीनगर में इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं है सब कुछ खराब है, लेकिन देखिए सऊदी और ईरान की डील हो गई। भारत को कानो कान खबर तक नहीं रही, भारत को बिल्कुल खबर नहीं रही। और इसमें चाइना जो है वो बाजी मार ले गया, ठीक है। फिर उसके बाद टर्की के रेसेप तैयब अर्दोगन पिछले साल कहां गए? सऊदी गए। जून में सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान जो है वो टर्की गए। UAE के प्रिंस जायद जो है वो टर्की गए। रेसेप तैयब अर्दोगन UAE आए। टर्की भारत का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। कश्मीर मुद्दे पे टर्की जो है वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। हालांकि अभी टर्की में जब भूकंप आया तो सबसे पहले भारत की NDRF टीम गई, ठीक है। और चाइना की दखल अंदाजी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। JNU के प्रोफेसर ये कहते हैं कि भारत जो है वो एप्रोप्रिएट कदम नहीं ले रहा है। भारत कहीं ना कहीं बेफिक्र दिख रहा है, क्योंकि चीन की बढ़ती मौजूदगी गल्फ कंट्रीज और इस्लामिक नेशंस में खतरे का कारण बन सकती है, क्योंकि चाइना जो है वो ऑलरेडी खिलाफ है भारत के, ठीक है। भारत का ना ही मीडिया नैरेटिव काम कर रहा है, ना ही कहीं फॉरेन पॉलिसी उनकी इस समय थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है चीन की दखलंदाजी की वजह से। वहां पे ये भी बोलना है दूसरे प्रोफेसर का कि देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ सब चंगा सी। भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंध बदलते हैं। लेकिन सऊदी और ईरान की जो दोस्ती हुई है दोस्तों, जिसमें चाइना, मतलब डिक्लेरेशन में चाइना का भी नाम आया है, इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें तो पैदा हुई हैं। हाल ही में भारत में कुछ ऐसे इश्यूज हुए, नूपुर शर्मा का इशू हुआ, इसमें एक सांप्रदायिकता भी बहुत बड़ा कारण है। हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, जिसकी वजह से इस्लामिक नेशंस ने प्रोटेस्ट जाहिर किए भारत से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामिक नेशंस हमेशा से ही भारत की तरफ आते हैं। इसका 2 ही मेन कारण है, 3 मेन कारण इनफैक्ट। एक तो हिस्टोरिक टाइज, दूसरा ट्रेड जो हम उनसे करते हैं, और तीसरा जो हमारे यहाँ लोग वहां पे काम करते हैं, रेमिटेंसेस। 3 ही मेन कारण है, तीनों पे हम नजर डालेंगे। अच्छा, 1969 में हम ये देखते हैं स्थापना होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। जब 28 साल के ऑस्ट्रेलियन ने अल अक्सा मस्जिद वो गया हथियार लेके, तब उन्होंने, मतलब सारे देशों ने जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड थे, उन्होंने ये बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद। अब ऐसी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि जितने भी दुनिया भर में मुस्लिम्स हैं उनकी आवाज़ उठाई जा सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फेयर इनफ। अब सबकी आवाज़ तो उठाएंगे, लेकिन कैसे उठाएंगे? भारत को इसमें लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत के फ़खरुद्दीन अली अहमद समय जो प्रेसिडेंट थे, और भारत के डेलीगेट जो है जॉर्डन, क्योंकि ये मोरक्को रबात है ना, हेडक्वार्टर आपको बता दो OIC का जद्दा में है,
तो भाई रबात में इसकी जो है पहली मीटिंग थी और भारत को भी बुलाया गया है ना। सऊदी ने बुलाया, मोरक्को ने बुलाया, जॉर्डन ने बुलाया। तो ये देशों के जो शासक थे इन्होंने भारत को बुलाया कि भारत को OIC का मेंबर होना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पाकिस्तान इस पर बिफर गया। पाकिस्तान ने बोला कि अगर, पाकिस्तान ने हमेशा वीटो किया है, पाकिस्तान ने कहा कि अगर तुमने भारत को मेंबर बनाया तो हम तो जा रहे हैं यहां से। और पाकिस्तान अपने आप को पहला पीड़ित दिखाता कि हम पीड़ित हैं। दूसरा देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी की चलती है, ईरान की चलती है और टर्की भी चलती है, गल्फ कंट्रीज की चलती है। अब गल्फ कंट्रीज के पास सेना नहीं है ना। सऊदी, हम सबको पता है कि वहां पे औरतों की हालत क्या है, UAE की हालत मतलब औरतों के हालात क्या है। अब वहां पे रॉयल फैमिलीज रूल करती हैं, बहुत समय से रूल कर रही हैं, है ना। साउथ फैमिली, अल साउथ फैमिली, जिन्होंने पूरे सऊदी अरब को एकत्र किया, क्योंकि पहले तो सब ट्राइब्स थी। अब उसके बाद जब इनको तेल मिलना शुरू हुआ तो बहुत अमीर, और अमेरिका ने तेल खरीदना शुरू कर दिया, तो अमेरिका और ऑलरेडी सऊदी जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हो गए। पाकिस्तान के इसमें ये पहली बात, पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान की सेना बहुत ताकतवर है। तो पाकिस्तान हमेशा यह आश्वस्त करता है, क्योंकि किसी भी इस्लामिक नेशन की इतनी तगड़ी सेना नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारी सेना है। तो इसीलिए जो गल्फ कंट्रीज है वो पाकिस्तान को और भी सपोर्ट करती है कि अगर वो नहीं करेंगे तो एक जिस दिन क्रांति आएगी सऊदी में ना, उस दिन बैंड बच जाएगी। समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा, आतंकवाद बहुत बड़ा रीजन है कि अगर तुमने हमको सपोर्ट नहीं किया तो हम आतंकवादी खुले छोड़ देंगे, ठीक है। फिर जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ था, खैर था तो वो सऊदी से ही, बट फिर भी ठीक है, पाकिस्तान ने किस तरीके से शरण मिला तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में ही, तो फिर दुनिया भर को बताते रहना। फिर तो कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान की बात इनको सुननी पड़ती है और अपने आप को पीड़ित बताता है। ये हमेशा से कश्मीर इशू जो है वो उठाता रहता है। तो 1969 में सिर्फ पाकिस्तान, अभी 57 देश हैं OIC में, सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे ये गड़बड़ हुई। उसके बाद बहुत बेइज्जती हुई थी भारत की। भारत ने छोड़ दिया, भारत ने कहा कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हमको इसमें पार्ट ही नहीं लेना। फिर कई बार ऐसे मौके आए जब भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस बोला कि आप ऑब्जर्वर स्टेटस में आइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत ने नकार दिया। 2006 में सऊदी ने बोला, 2018 में बांग्लादेश ने बोला, लेकिन भारत ने बोला कि हम नहीं आएंगे। बट पिछले 5 सालों से दोस्तों, इनफैक्ट 2017 से भारत और इस्लामिक नेशंस के रिश्ते बड़े मजबूत हुए हैं। अब पाकिस्तान के नैरेटिव को खत्म कर दिया है एक तरीके से, 2019 के बाद और खत्म कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि इस्लामिक नेशन हमारा साथ दे। तो भारत यहां पे गया, जो भी मीटिंग, सुषमा स्वराज गई OIC की मीटिंग में, बुलाया, क्योंकि भारत का मेंबर होना OIC में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो आप ये देख सकते हैं भाई, UAE भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है बताओ? अमेरिका, USA, लगभग $1.5 ट्रिलियन का हम ट्रेड करते हैं। फिर चाइना आता है और उसके बाद आपका UAE आता है। UAE भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2021-2022 में, और 2nd लार्जेस्ट है एक्सपोर्ट्स में। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में अगर टोटल ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो $72 बिलियन से ये सीधा कहां चला गया, ये मतलब नहीं, ये 25 से सीधा 72 पहुंचा है। समझ रहे हो, 128 पहुंचा है, 72 से सीधा 128 पहुंचा है। UAE की बात करें तो 6.6% टोटल एक्सपोर्ट और 7.3% टोटल इंपोर्ट्स पिछले साल इसने किया, 68.4% ज्यादा है। तो यानी कि इस्लामिक देशों के हम करीब जा रहे हैं। फिर UAE के साथ काफी एनर्जी में कॉपरेशन हमने साइन किए हैं, सेपा ओमान के साथ। अच्छा, ओमान पे आ जाओ, कतर पे आ जाओ। कतर पे भैया वर्ल्ड कप हुआ तो कतर ने तो प्रोटेस्ट भले ही जताए, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने साथ दिया है। ये देखो, अब सऊदी अरब तो बहुत पुराना ही भारत का दोस्त रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे $42 बिलियन सऊदी अरब भारत का 4था ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो कहां से मंगाते हैं? गल्फ कंट्री से। 60% के करीब हम तेल जो है वो गल्फ से मंगाते हैं, ठीक है। अगर हम गैस की, नेचुरल गैस की बात करें तो वो हम ओमान से मंगाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा लो थे, $8.76 बिलियन पे, बट इंपोर्ट्स जो थे वो बहुत ज्यादा $34 बिलियन पे रहे, क्योंकि हम तेल मंगा रहे हैं बेसिकली, इसीलिए, ठीक है। इराक 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और तेल भी हम सबसे ज्यादा अभी यहीं से मंगा रहे हैं। पहले ईरान से मंगाते थे, लेकिन फिर अमेरिका के दखल अंदाजे की वजह से हमको ईरान का साथ छोड़ना पड़ा। कतर आप देख लीजिए, कतर की अगर टोटल ट्रेड की बात करें तो $15 बिलियन के करीब है, 1.4% टोटल ट्रेड है। लेकिन जो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है वो कतर है, 41% ऑफ द टोटल नेचुरल गैस हम यहां से लेते हैं, ठीक है। फिर रेमिटेंसेस की बात करें,
रेमिटेंसेस में भी अच्छा खासा भाई, अगर टोटल आप सब कुछ देख लो तो 32 मिलियन यानी कि लगभग 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर काम करते हैं। वैसे तो 1.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको यूएई में मिलेंगे, फिर सऊदी में मिलेंगे, फिर कतर में मिलेंगे। भाई ये देश तो भारत की वजह से ही चल रहा है, एक्सपेट्रिएट्स की ही वजह से चल रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के लोग वहां पे जाके काम करते हैं, और सऊदी, यूएई उनको पता भी है कि भाई इन टैलेंटेड लोगों को बुलाओ, खूब पैसा दो इनको, और बदले में ये हमारे देश को डेवलप करेंगे। कहीं ना कहीं भारत इसमें चूक गया है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि भारत कितना तेल जो है वो बाहर से मंगाता है, गल्फ कंट्री से मंगाता है। 239 मिलियन टन ऑफ ऑयल पेट्रोलियम इंपोर्ट, जो कि $77 बिलियन के करीब है, वो यहां से मंगाता है, यानी कि लगभग 1/5 ऑफ द कंट्री टोटल इंपोर्ट 2021 यहां से आए हैं। शेयर ऑफ पर्शियन गल्फ कंट्रीज आप देख सकते हैं, ये 60% के करीब रहा है लास्ट 15 साल में, यानी कि आधे से ज्यादा पेट्रोल, ऑयल, गैस हम बाहर से मंगा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज से मंगा रहे हैं, जो इस्लामिक नेशंस में आता है, राइट। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इराक रहा है, जिसका शेयर 9% से सीधा 22% तक गया है, 22% तक गया है। सद्दाम हुसैन भी भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, आपको जान के हैरानी होगी। पाकिस्तान को दरकिनार करके सद्दाम हुसैन का भारत को सपोर्ट बहुत रहता था। फिर सऊदी अरब की अगर बात करें तो 17 से 18% जो ऑयल इंपोर्ट्स रहा है पिछले 10 सालों में। कुवैत, यूएई अगेन मेजर ऑयल एक्सपोर्टर। ईरान सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर था, बट वही अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब ये देखिए वही जो रेमिटेंसेस, भारत सबसे ज्यादा $90 बिलियन तक तो भारत बाहर से मंगाता है, बाहर से पैसे आते हैं और रेमिटेंसेज आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमेशा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो जो इंडियन डायस्पोरा है गल्फ में वो बहुत ज्यादा है। यूएई में आपको 26.9%, सऊदी में 11.6%, कतर में 6.4%, कुवैत में 5.5%, ओमान में 3%, ठीक है। रेमिटेंसेज भी 22.9%, सबसे ज्यादा यूएई के बाद हम यहां से लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गल्फ कंट्री से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से अलग थलग भारत पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना की जहां पे एंट्री होगी, और चाइना भारत का दोस्त तो नहीं है, भले ही हम उसके कितना भी ट्रेड करते हो, चाइना की जहां पे एंट्री होगी ना, वहां पे हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही, ठीक है। बट अगेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, देखेंगे। अभी G20 समिट होने वाली है, इनफैक्ट श्रीनगर में होने वाली है। श्रीनगर में गल्फ कंट्रीज के आना, इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ा मैसेज है, पूरी दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो कश्मीर इशू रहा है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, और जैसा कि हमने बताया कि हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में आप जरूर है, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा बोलोगे ना कि मजा ही आ जाएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे आपको एक कोर्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।